दोस्तों, आलसी व्यक्ति का ना तो भविष्य होता है और ना ही वर्तमान। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव का फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया पर। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ा। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में क्या देखने वाले हैं? केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। तो आप लोग हेडिंग डालें, केमिकल क्लासिफिकेशन केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो देखें, केमिकल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरी। फर्स्ट वन इज प्योर सबस्टेंस एंड सेकंड वन इज इम्प्योर सबस्टेंस, जिसको हम मिक्सचर भी बोलते हैं। मिक्सचर फर्दर क्लासिफाइड होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस एंड प्योर सबस्टेंस फर्दर क्लासिफाइड एलिमेंट एंड कंपाउंड। एन एलिमेंट फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि प्योर सबस्टेंस क्या होता है। मतलब केमिकल क्लासिफिकेशन में जो भी हमने फ्लो चार्ट बनाया था केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, वो सभी हेडिंग बारी बारी से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो पहली हेडिंग क्या है अपनी? केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर मैं देखूंगा तो उसमें मैं क्या लिखना चाहूंगा? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरी। फर्स्ट वन इज प्योर सबस्टेंस। तो पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं प्योर सबस्टेंस। प्योर सबस्टेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सबस्टेंस जो केवल एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। दीज आर दोज टाइप ऑफ सबस्टेंसेस विच आर मेड अप बाय ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। तो सिंपल वे में लिख लो, इट इज मेड अप बाय, द प्योर सबस्टेंस इज मेड अप बाय, या इट इज मेड अप बाय, इट इज मेड अप बाय only one kind of particle, only one kind of particle, one kind of particles। ऐसे सबस्टेंसेस जो केवल एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्योर सबस्टेंस। प्योर नाम से ही लग रहा है, ठीक है ना। तो प्योर सबस्टेंस क्या होते हैं? जो एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अब आपको पता है कि प्योर सबस्टेंस क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो हम लोग जानते हैं कि प्योर सबस्टेंस क्या लिख सकते हैं? दे आर फर्दर क्लासिफाइड, या दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर एलिमेंट्स, और सेकंड आएगा अपना कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक तरीके के प्योर सबस्टेंस होते हैं। पहले लिख लें, फिर हम इसको समझते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? इट इज अ प्योर सबस्टेंस। ये भी क्या है? प्योर सबस्टेंस। इट इज अ pure substance, it is a pure substance, या pure substances that cannot be decomposed, cannot be decomposed into simpler substances, either by physical or chemical changes। मतलब क्या है कि एलिमेंट्स जो होते हैं
वो एक तरीके के प्योर सबस्टेंस होते हैं। भाई एलिमेंट और कंपाउंड दोनों किसके टाइप हैं? प्योर सबस्टेंस के। तो एलिमेंट्स इज अ प्योर सबस्टेंस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू अ सिंपलर सबस्टेंसेस आइदर बाय फिजिकल और केमिकल चेंज। आप चाहे फिजिकल चेंज कराएं, आपने छोटी क्लास में फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ रखा है, आप चाहे फिजिकल चेंज कराएं या केमिकल चेंज कराएं, और फिजिकल और केमिकल चेंज होने के बावजूद भी अगर कोई भी सबस्टेंस सिंपलर सबस्टेंस के अंदर डिकम्पोज नहीं होता है, नहीं टूटता है, तो इस तरीके के सबस्टेंस को हम लोग प्योर सबस्टेंस को एलिमेंट्स कहते हैं। तो फिर से एक बार बताएंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं। इट इज अ प्योर सबस्टेंस which cannot be decomposed into the simpler substances either by physical change or chemical change, that is called elements. For example, आपने कई सारे elements सुन रखे हैं। For example, जैसे सिल्वर है, मैं सिंबल लिख रहा हूँ, गोल्ड है, कॉपर है, आयरन है, ETC। वैसे आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे, क्योंकि अभी पहला चैप्टर है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। अभी आपको क्या करना, छोटी सी क्लासेस में आप 10 या 20 या 30 तक आप एलिमेंट्स को लर्न किए हुए होंगे। यहाँ पे एलिमेंट्स अपने पीरियोडिक टेबल में कितने हैं? 118। तो 118 में से अभी आपको जो अभी ध्यान रखना है, क्योंकि आपने स्टार्ट किया है 11th को, तो उसी तरीके से हम पढ़ा भी रहे हैं। इससे आगे जब चलते जाएंगे तो इतना कुछ सीखने को मिलने वाला है, वो आप पढ़ेंगे तभी आप महसूस करेंगे। तो अभी छोटी छोटी बातें चल रही हैं, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है कि एलिमेंट्स को 30 तक तो हर बच्चे को तैयार होना चाहिए कि किसका एटॉमिक नंबर क्या है और किस एलिमेंट्स का नाम क्या है, ठीक है, उसका सिंबल क्या है। और फिर हम लोग जब थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर में जब पहुंचेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिसिटी, तो वहां पे हम इनके क्या पढ़ेंगे, इनके फंडे पढ़ेंगे, ट्रिक्स पढ़ेंगे। वहां पे हम इस चीज को तैयार करेंगे कि एक 118 एलिमेंट्स में जितने यूजफुल उनको कैसे हम ध्यान रख सकते हैं बाय द ट्रिक, ठीक है ना। तो अभी अपने को क्या करना है, कॉपी लेनी है रफ, और ये देखना है कि अभी हमको क्या तैयार है। जैसे आप 1 से लेकर 30 तक तो मिनिमम तैयार रखें। आपको ऐसे पता होना चाहिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये 10 हो गए। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये 20 हो गए। फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये 30 हो गए। इस तरीके से अपने को इतने तो तैयार रहने चाहिए, ठीक है, विद नेम एंड स्पेलिंग। जैसे मैग्नीज है, कुछ बच्चे अपने मन से बनाते हैं, बट एक्चुअली क्या होता है, मैंगनीज। तो इन चीजों पे आप अभी ध्यान दीजिए। जब हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे तो इन चीजों को आप ना ओरली, जितनी देर में मैंने 30 सुनाए हैं, आप इतनी देर में पूरी पीरियोडिक टेबल बना दिया करेंगे और हर एलिमेंट्स के बारे में आप बहुत डेप्थ जानेंगे, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपने एक कॉपी लेंगे और कॉपी पे घर पे नॉलेज के लिए आप 30 तक एलिमेंट्स लिख के देखेंगे, और जिनको 30 तक नहीं तैयार है वो तैयार करेंगे, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि आपने क्या तैयार कर लिया है या नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने। अब मैं बात करता हूं एलिमेंट्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ, यहां पे आप लिख देंगे ऑन द बेसिस ऑफ बोथ कौन, फिजिकल एंड केमिकल, on the basis of both physical and chemical classification या chemical या on the basis of both physical and chemical properties या classification, elements are classified as metal, non-metals and last one is metalloids। और आप लोगों ने इस चीज को आई थिंक आपने 9th और 10th में आप लोगों ने पढ़ा है कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स भी पढ़ना है
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड के बारे में भी एक वीडियो में मैं ब्रीफ में डिस्कस कर लूँगा। अगर आपको आता है तो आप छोटी सी किताब जो बुक चलती हैं आपकी छोटी सी क्लासों में 9th-10th में, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसको अपनी नॉलेज के लिए एक बार रीड कर सकते हैं और उसको ध्यान रख सकते हैं कि एक्चुअली मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होते हैं और मेटलॉइड क्या होते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी ध्यान रखें कि मेटल में कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नॉन मेटल्स के पास क्या है और मेटलॉइड्स के पास क्या होती हैं। अगर आपके पास है बुक में तो आप उसको स्टडी कर लें, और अगर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, तो मैं इसका एक ब्रीफ में एक अलग से क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स करके मैं एक अलग से क्या है वीडियो लेक्चर बना दूंगा, जिसको आप देख के वहाँ से सीख सकते हैं। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी क्लास में आपने पढ़ा होगा, इस तरीके से आप इनको पढ़ सकते हो, और अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, तो फिर मैं एक नया वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स बना के उसमें मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड के बारे में प्लस उनकी सभी प्रॉपर्टीज जितनी यूजफुल होंगी आपकी बड़ी क्लास तक, वो सभी मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, अभी मैंने देखा कि जो प्योर सबस्टेंस होता है हमारा, वो प्योर सबस्टेंस क्या होता है, जो एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसमें पहला दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स एंड सेकंड वन इज कंपाउंड। तो हम लोग दूसरी हेडिंग डालेंगे, मतलब ये पहला क्या है एलिमेंट्स और सेकंड क्या है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स तो देखो कंपाउंड्स क्या होता है, कंपाउंड भी एक तरीके का क्या होता है प्योर सबस्टेंस होता है, पर एलिमेंट को हम लोग डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, पर कंपाउंड्स को हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो समझें, लिख लें, इट इज ऑल्सो a pure substances, it is also a pure substances that can be decomposed, किसके द्वारा डिकम्पोज्ड होते हैं, बाय केमिकल मेथड। क्या लिखेंगे, डिकम्पोज्ड बाय केमिकल मेथड्स। अब केमिकल मेथड्स द्वारा ये डिकम्पोज हुए तो किसमें डिकम्पोज होंगे, इनटू टू और मोर एलिमेंट्स, but not by physical method, but not by physical methods। ध्यान रखें, अभी मैंने एक सिंपलर डेफिनेशन आपको बताया है कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखो केवल कंपाउंड्स को लिखा हुआ पहचानना अलग चीज़ है, वो भी हम लोग देखेंगे कि कंपाउंड्स को एक्चुअल में कैसे पहचानते हैं। पर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि इट इज़ ऑल्सो ए प्योर सबस्टेंस, एलिमेंट भी एक प्योर सबस्टेंस होता है और ये भी एक प्योर सबस्टेंस है, तो इट इज़ ऑल्सो अ प्योर सबस्टेंस। एलिमेंट्स में क्या लिखा था, दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज, इसमें लिखा दैट कैन बी डिकम्पोज। एलिमेंट्स में क्या होता है, सिंपलर में डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, जबकि कंपाउंड को हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स में। जब कोई भी कंपाउंड को क्या है केमिकल चेंजेस या केमिकल मेथड द्वारा हम लोग डिकम्पोज करा के उसको 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन करा सकते हैं, बट फिजिकल मेथड द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप लोग जानते हैं कि अमोनिया को हीट किया तो अमोनिया किस में डिकम्पोज हो जाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में हो जाता है। तो किसके द्वारा करते हैं, बाय हीटिंग। तो ध्यान रखो यहाँ पे कि डिकम्पोजिशन हमारी जो है वो केमिकल चेंजेस द्वारा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ कैटालिस्ट वगैरह भी यूज करते हैं, जो आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि मैंने अगर इनके बारे में थोड़ा सा और तो वो डिस्कस ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ पे अपने को केवल अभी डेफिनेशन पढ़नी है। मैं बता रहा हूँ, मैं ए पढ़ा रहा हूँ अभी, आप ये ना सोचें केमिस्ट्री में सिर्फ यही है। इतना कुछ है कि आप जब सीखते जाएंगे तो छोटी छोटी अगर बातें आपको पता है, एक्चुअल में बच्चे को लिख दो HCl बता देगा कंपाउंड है, NH3 बता देगा कंपाउंड है, बट उसको जब डेफिनेशन पेपर में तो आपको डेफिनेशन लिख के आनी पड़ती। इसलिए मैं वही तरीके से पढ़ा रहा हूं जिस तरीके से एक्चुअल में शुरुआत करते हैं हम लोग, ठीक है। तो कंपाउंड्स में जल्दी से बताएं, आप क्या बताएंगे, इट इज ऑल्सो अ प्योर सबस्टेंस दैट कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू दैट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द केमिकल चेंज इनटू 2 or more than 2 elements but not by the physical method।
उम्मीद है आपको समझ में आया। अब एक्चुअल में कुछ जगह पे इसको ऐसे भी डिफाइन कर देते हैं जो इसकी एक्चुअल साइंटिफिक लैंग्वेज है। अभी तो हमने समझने के लिए लिखा, इसको आप कुछ किताबें ऐसी या आपको ऐसे ही पढ़ाया जा सकता है कि व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स आर कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। तो ये भी डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे इसको और करके लिख लो, व्हेन 2 और more than 2 elements are combined chemically। कैसे कंबाइंड करना अपने को? केमिकली, और वो भी किस प्रोपोर्शन में करना? मास के फिक्स्ड प्रोपोर्शन इन a fixed proportion by mass। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा, फॉर एग्जाम्पल आपने लिया वाटर को सब लोग जानते हैं, वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। पर एक्चुअल में जब आप पढ़ेंगे सेकंड पेपर तो वाटर के बारे में भी पूरा बताएंगे, ठीक है ना, कि सॉफ्ट वाटर, हार्डनेस कैसे हम लोग रिमूव करा सकते हैं, ठीक है। तो वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम केवल वाटर के बारे में बता रहे हैं। तो वाटर में आप लोग जानते हैं कि इसमें 2 एलिमेंट यूज हो रहे हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अगर दोनों का मैं मास देखूं तो हाइड्रोजन का क्या होता है? 1.008 एटॉमिक मास यूनिट पर, अप्रोक्सीमेट 1.008 ना लेके हम लोग क्या ध्यान रखते हैं? 1। तो 1 यूनिट इसका 16 AME होता। तो यहां पे ध्यान रखें, इसका 1, इसका 16। अब यहां पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास 1 है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हुआ? 2। और एक ऑक्सीजन एटम केवल एक ही है, एक का कितना होता है? 16। तो यहां पे रेशियो एक, अगर मैं होल नंबर रेशियो निकालूंगा तो क्या आएगा? 1:8। अब अगर मैं मान लो यहां पे 2 वाटर मॉलिक्यूल लेके चलूं तो यहां पे भी 2 का मल्टीप्लाई, यहां पे भी 2 का मल्टीप्लाई, जब होल नंबर रेशियो निकालेंगे तो यही फिर से आएगा। तो इसका मतलब ये मासेज बाय का क्या है? फिक्स्ड रेशियो है। प्रोपोर्शन का मतलब भी यहां पे रेशियो से है। किससे है? रेशियो से। तो इस चीज को आप लोग ध्यान देना, ठीक है। चाहे यहां 3 वाटर लेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करो, ओवरऑल देखेंगे तो होल नंबर रेशियो इसका 1:8 आएगा। ये फिक्स्ड है। क्लियर हुआ आपको? इसी तरीके से मैं कई सारे एग्जाम्पल लेके चलता हूं जो हमारे कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को केमिकली जब कंबाइन करते हैं ना फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। जैसे और बताइए और क्या क्या ले सकते हैं? आपने अमोनिया सुन रखा है, NH3, ये अमोनिया गैस भी सुन रखा है, जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन को 1:3 में लिया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या लेते हैं? जब मैन्युफैक्चर करते हैं हैबर प्रोसेस तब लेते हैं 1:। वैसे आप देखेंगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा? 14, और इसका कितना होगा? 3, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना। पर नाइट्रोजन यहाँ यूज हो रहा है 1, तो एटम के रेशियो को मैंने बताया था 1:3, ठीक है ना। क्योंकि आपने पढ़ा होगा N2+ का 3H2 गिव्स रिवर्सिबल साइन करके, यहाँ पे आयरन कैटालिस्ट और मॉलिब्डेनम क्या प्रमोटर का काम करता है, और फिर यहाँ पे ट्वाइस NH3 मिलता है, 2 मोल ऑफ NH3। तो ये चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे काफी डिटेल में। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा HCl, तो ऐसे करके आप कई सारे कंपाउंड्स लिख सकते हैं, NaCl and ETC। एक बार जल्दी से बताएं कि कंपाउंड्स क्या होता है? कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंस एंड दैट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द केमिकल चेंज इनटू 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स बट नॉट डिकम्पोज्ड बाय द फिजिकल मेथड। फिर हमने बताया कि दूसरी डेफिनेशन में क्या लिखा है कि जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइंड कराते हैं फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास के द्वारा, मास के फिक्स रेशियो में हम लोग उसको क्या करते हैं? केमिकली कंबाइंड कराते हैं, तो कंपाउंड प्राप्त होता है। दैट मीन्स when 2 or more than 2 elements are chemically combined together in a fixed proportion by mass, then it is called compound। अब compound भी further classified होता है 2 कैटेगरी में। तो they are further classified क्लासिफाइड एज, अब देखो कैसे फर्दर क्लासिफाइड हुए। 2 तरीके के कंपाउंड मैंने बताए थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहला आप लिखेंगे इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक
कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? देखो पुरानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको हम लोग ऑब्टेंड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लिविंग ऑर्गेनिज्म जानते हैं, सजीव वस्तुएं आपने सुनी हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू जब हम प्राप्त करते हैं कंपाउंड्स को, दैट टाइप कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट मीन्स organic compound, these are those compound which are obtained from the living organisms such as plants and animals। तो आप लोग यहां से लिख सकते हैं कि these are those compound which are obtained from, या they compounds, those compounds which are obtained from living organism such as plants and animals। ये तो हमारी एक ओल्ड डेफिनेशन है, ठीक है ना। पर जब धीमे धीमे साइंस में जब बढ़ोतरी होती रही तो वहां से एक छोटी सी डेफिनेशन निकल के आई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो सभी कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोकार्बन हो या उनके डेरिवेटिव्स हो। तो दे आर हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो हम लोग इसको और करके दूसरी डेफिनेशन भी इसकी यहां से लिख सकते हैं कि दे आर हाइड्रोकार्बन। आपने 10th में पढ़ा होगा, 11th वाले बच्चों ने 10th में अपना 4th चैप्टर, 5 यूनिट होती है केमिस्ट्री में, इसमें 4th चैप्टर ही क्या है? हाइड्रोकार्बन। दे आर हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। और डेरिवेटिव का मतलब है कि उसी हाइड्रोकार्बन को रिप्लेस, जैसे आपने मीथेन लिया तो मीथेन में आपने क्या किया? CH4 बनाया। और मीथेन में अगर मैंने क्लोरीन से रिएक्शन करा दी सनलाइट की प्रेजेंस में, जिसको फोटोसिंथेसिस रिएक्शन आप बोलते, तो आपका वहां पे मिथाइल क्लोराइड के साथ HCl मिलता। तो जो मिथाइल क्लोराइड है दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। तो CH4 का डेरिवेटिव कौन हुआ? CH3Cl। तो CH3Cl किससे मिलकर बना है? CH4 से। तो CH3Cl अगर CH4 से मिलकर बना तो CH3Cl डेरिवेटिव हुआ CH4 का। और क्योंकि CH4 एक C कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन से कोवलेंट बॉन्ड द्वारा, तो यहाँ पे म्यूचुअली शेयरिंग हो रही, तो वो एक हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल्स भी लेके चल सकते हैं। एग्जाम्पल्स में आप क्या क्या लिख सकते हैं? मीथेन है, ईथेन है, और बताइए इथीन है, ठीक है ना। CnH2, एल्केन का क्या होता था जनरल फार्मूला? CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। आपने ये सब चीजें पढ़ रखी है। इथीन है, फिर मैंने इथाइन, एसिटिलीन भी बोलते थे, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पे एल्कोहल भी लेके चल सकते हैं, C2H5OH, ठीक है। और ये सभी हमें क्या बता रहे हैं? ये बेंजीन भी लेके चल सकते हैं NETC। तो ये सभी हमारे क्या हैं? हाइड्रोकार्बन। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। और अगर मैं इनके डेरिवेटिव्स को लेके चलूं तो मैंने अगर यहाँ लिख दिया CH3Cl, तो मीथेन ने जब क्या किया होगा? क्लोरीन Cl2 से रिएक्शन किया होगा, तो वहां पे आपका एक H और एक Cl रिमूव होके क्या चला गया? HCl, वहां से फ्यूम बनी होगी और एक Cl इसके साथ जुड़ के इसकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करते हुए कंपाउंड बनाया होगा मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये इसका डेरिवेटिव हुआ। अब मैं इसी तरीके से आपको कंपाउंड्स के बारे में यहाँ पे मैंने कई सारी जानकारी दी, और यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड्स लिख सकते थे। जैसे यहाँ पे आपने लिखा है, तो यहाँ पे और भी कंपाउंड्स लिख सकते थे, जैसे मान लो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। अब ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये पहचानना। यहाँ पे केवल हाइड्रोकार्बन और इनके डेरिवेटिव लिए जाते हैं, तो इससे पता चल सकता है कि इनऑर्गेनिक में कौन कौन आएगा। और बताइए कौन से ले सकते थे? यहाँ पे मैं इथाइल एल्कोहल ले सकता था, ऑर्गेनिक है। ग्लूकोज ले सकता था, C6H12O6। शुगर ले सकता था मैं यहाँ पे C12H22O11। एंड बहुत सारे आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ अपने पास ध्यान रखना, ठीक। इस चीज़ को एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ी जगह बन जाए तो मैं इसके आगे आपको पढ़ाता हूँ। आपने ले लिया? चलिए मैं रफ कर रहा हूं अब।
अब हम लोग देखते हैं कि जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने पढ़ा कंपाउंड्स के अंदर, और सेकंड हमारा क्या आएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हेडिंग डालें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या बोला था कि ऐसे कंपाउंड्स जो लिविंग सोर्सेज से हमें ऑब्टेंड होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोज कंपाउंड्स which are obtained from नॉन लिविंग सोर्सेज, या ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो या सोर्स, नॉन लिविंग सोर्सेज, ठीक है ना। ये मेरी जो डेफिनेशन है ये जर्नल डेफिनेशन है, अर्लियर डेफिनेशन है। अब मॉडर्न डेफिनेशन में जैसे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या लिखाया था आपको कि द कंपाउंड्स या these are the hydrocarbons and their derivatives, the hydrocarbon and their derivatives are known as organic compounds। तो यहाँ पे हम लोग जनरली जो मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग केवल इतना सा लिखते हैं कि कंपाउंड्स other than ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अदर देन ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक नहीं होंगे वो बकाया सभी क्या होंगे, इनऑर्गेनिक। सिंपल सी डेफिनेशन है। अब नॉन लिविंग सोर्सेज में कुछ बच्चे देख सकते हैं कि जैसे कौन कौन से होते हैं नॉन लिविंग सोर्सेज, सच एज जैसे मैं बोल सकता हूं नॉन लिविंग सोर्सेज आप जानते हो। ऑर्गेनिक में मैंने प्लांट्स एंड एनिमल्स लिखा था, यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, सॉल्ट, रॉक, मिनरल एंड ETC। तो ध्यान रखना कि और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग सोर्सेज सच एज रॉक, सॉल्ट एंड प्लांट्स, सॉरी रॉक, सॉल्ट एंड मिनरल्स। प्लांट्स तो हमारा लिविंग में आ जाएगा। तो जो इनके थ्रू प्राप्त होते कंपाउंड वो सभी इनऑर्गेनिक, या सिंपल वे से बोल सकते हैं कि दीज आर दोज कंपाउंड विच इज अदर देन द ऑर्गेनिक, या दोज कंपाउंड विच इज अदर देन ऑर्गेनिक, मतलब कि ऐसे कंपाउंड जो ऑर्गेनिक को छोड़कर होते हैं वो सभी क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ रखा है वाटर है अपना, है ना, KCl है, सॉरी KCl, NH3 है ना, और अपने K2SO4, Na2SO4 और H2O। क्योंकि H2O कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा, तो H2O में देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, जबकि हाइड्रोकार्बन हो या उसका डेरिवेटिव हो तभी वो क्या है, ऑर्गेनिक, अदरवाइज इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होने का यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो कंपाउंड्स का टाइप है। अभी प्योर सबस्टेंस पढ़ा था, मैंने कहा था कि जो केमिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहले प्योर सबस्टेंस पढ़ा, क्योंकि प्योर सबस्टेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता प्योर सबस्टेंस और इम्प्योर सबस्टेंस। तो प्योर सबस्टेंस में हमने एलिमेंट्स को पढ़ लिया, कंपाउंड्स को पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर को। तो हेडिंग डालें कैपिटल V, क्योंकि कैपिटल A से प्योर सबस्टेंस डाला था, तो यहाँ पे डालें मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर को भी आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को या दोनों को हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रेशियो में मिक्स कराते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, मिक्सचर। ये केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं इट कंटेनिंग टू और more than two or more than two substances, either elements or compounds or both are not chemically combined, या लिख लो in any proportion by mass, in any proportion by
प्रपोर्शन बाय मास, मतलब किसी भी रेशियो में हम एलिमेंट्स को कंपाउंड के साथ, एक कंपाउंड को कंपाउंड के साथ किसी भी रेशियो में हम लोग कंबाइन कराएं, या एलिमेंट्स को 3-4 एलिमेंट्स को इकट्ठा ले लें, या एक एलिमेंट्स 2 कंपाउंड, मतलब किसी भी रेशियो में 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड या दोनों को अगर मिक्स मतलब कंबाइन किया जाता है तो वो चीज़ क्या कहलाती है, हमारी मिक्सचर, और ये केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूँ आपको थोड़े से, जो एग्जाम्पल आप जानते हैं बाकायदा, जिसमें एयर के बारे में बात करूँ तो एयर किसका मिक्सचर है, एयर इज द मिक्सचर ऑफ, बोलो सबसे ज्यादा कौन होता है, N2 O2 और CO2 और CH4, इस तरीके से छोटी मोटी मात्रा में, वो तो जो सुइटेबल और भी इम्प्योरिटीज इसमें मिक्स होती हैं, पर हम लोग जनरली क्या बोलते हैं कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ, सॉरी यहाँ पे CH4 नहीं है, वाटर, जनरली एयर इज द मिक्सचर ऑफ N2 O2 CO2 एंड H2O। ऐसे ही मैं अगर आपसे कहता हूं कि मान लो टैप वाटर है, टैप वाटर, तो टैप वाटर एक प्योर सब्सटेंस नहीं, ये क्या है, इम्प्योर है। क्यों है, क्योंकि वाटर जो होता है वो सॉल्युबल सॉल्ट के साथ होता है। टैप वाटर का मतलब वाटर विद सॉल्युबल सॉल्ट, विद सॉल्युबल सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट जो उसमें सॉल्युबल हो। ठीक है ना, ऐसे ही करके अगर मैं बोल दूं, ज़्यादातर आप लोग जानते हो 24 कैरेट का गोल्ड क्या माना जाता है, प्योर, पर अगर आपसे कोई कह दे 20 कैरेट गोल्ड, तो इसका मतलब क्या है, 20 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या है, 20 कैरेट गोल्ड का मतलब है ये इम्प्योर है, क्योंकि 24 कैरेट का गोल्ड कैसा होता है, प्योर। तो यहाँ पे इम्प्योर है, तो इम्प्योरिटी कैसे पता है इसमें, इसका मतलब है कि 20 पार्ट जो होगा, 20 पार्ट इसमें आपका क्या है, गोल्ड है, और इसमें 4 पार्ट जो होता है, 4 पार्ट वो आपका कॉपर होता है, इसलिए ये कैसा माना जाता है, इम्प्योर माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ये तो ही मिक्सचर की बात। तो मिक्सचर में भी 2 टाइप के होते हैं, मिक्सचर आर फर्दर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरी, दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज, दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज। अब 2 टाइप के कौन से होते हैं, आपने पढ़ रखे हैं, बताइए, नाम तो सुना होगा, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो देखो होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे मिक्सचर जिनमें कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज दोनों क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली थ्रू आउट होते हैं। तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आ मिक्सचर इन विच, कौन कौन मैंने बताया आपको, प्रॉपर्टीज, इन विच प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन कैसे होते हैं, आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट, आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मतलब कि जिसके अंदर ऐसा मिक्सचर जिसमें हमारा ये क्या कहलाता है आपका, द मिक्सचर इज कॉल्ड, कॉमा, द मिक्सचर इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, होमो मिक्सचर। समझ लें क्या है यहां पे कि मिक्सचर, या हम लोग वैसे भी बोल सकते हैं मिक्सचर इज सेड टू बी अ होमोजीनियस इफ इट इज क्या है, यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, मतलब अ मिक्सचर इन विच प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट। यूनिफॉर्म थ्रू आउट का मतलब एक समान रूप से घुला हुआ हो। जैसे आप क्या करते हो, मैं इसमें एग्जांपल लेना चाहूं तो जैसे ट्रू सॉल्यूशन, क्या ले सकता हूं, ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि हम लोग जब 12th में पढ़ेंगे, एक सॉल्यूशन चैप्टर है, सेकंड सॉल्यूशन की डेफिनेशन ही बनाते हैं कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो यहां पे समझने ट्रू सॉल्यूशन इसका क्या है, एक एग्जांपल है। और यहाँ पे सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से भी कैसा होता है, लेसर होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मतलब उसको हम लोग नेक्ड आई के थ्रू नहीं देख सकते हैं। तो पार्टिकल साइज या साइज ऑफ पार्टिकल जो होता है, ट्रू सॉल्यूशन का साइज ऑफ पार्टिकल या पार्टिकल साइज जो होता है, साइज ऑफ पार्टिकल, वो साइज ऑफ पार्टिकल कितना होता है, लेसर देन 1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर। इस चीज को ध्यान दें, ठीक है ना, कि जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उसमें पार्टिकल का साइज किससे लेसर होता है, 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल लिखा है 10⁻⁹,
ठीक है, मतलब इस 10⁻⁹ मीटर से भी कम साइज का होता। तो आप खुद सोच के देखिए, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल का साइज अगर 1 नैनोमीटर से भी लेसर है, छोटा है, स्मॉलर है, तो क्या हम उसको नेक्ड आई के थ्रू देख सकते हैं? कभी नहीं। वी कैन नॉट सी द पार्टिकल इन सॉल्यूशन थ्रू द नेक्ड आई। ठीक है, अब यहां पे देखें, जैसे हमने शुगर सॉल्यूशन लिया, मैंने चीनी डाली उसमें और चीनी को पूर्ण रूप से घोला, तो यूनिफॉर्मली थ्रू आउट का मतलब क्या है कि जैसा मैं पहला सिप लूंगा और वैसा ही मैं लास्ट सिप लूंगा, तो मिठास एक होनी चाहिए। अब ये मत कहना कि हमने तो डालते रहे चीनी डालते रहे और मैंने ऊपर पिया तो कम मीठा और नीचे चीनी आ गई, तो उसमें आपने कंप्लीट घोला नहीं। अब चीनी जो बच जाती है, बचपन में हम लोग दूध में भी बच्चे क्या सोचते हैं कि मिल्क में क्या बच्चा सोचता है होमोजीनियस है, बट एक्चुअली क्या होता है हेट्रोजीनियस, क्योंकि उसमें फैट भी होता है। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान रखना कि ट्रू सॉल्यूशन इज द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस। और होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? अ मिक्सचर इन विच प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट। यूनिफॉर्म थ्रू आउट का मतलब एक समान रूप से उसमें घुला हुआ होता है। और इनमें एक और एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो और एग्जांपल आप बताइए क्या दे सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन के साथ? जैसे मैं कहूं NaCl मिक्स्ड विद वाटर, मिक्स्ड इन वाटर, तो ये सॉल्टी सोल्यूशन आप लोग बनाते हैं घर में, नींबू पानी वगैरह बनाते हैं, उसमें से आप NaCl को मैं ले रहा हूं, NaCl मिक्स्ड इन वाटर। तो आपका कई लोग मीठा पानी पीते हैं तो शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, तो शुगर सॉल्यूशन में क्या लेते हैं? शुगर मिक्स्ड इन वाटर, शुगर मिक्स्ड इन वाटर। अब ध्यान रखना इसमें ये यूनिफॉर्मली थ्रू आउट होना चाहिए। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। अब इसमें एक और बात कि यहां पे जो नंबर ऑफ फेज होते हैं, नंबर ऑफ फेज का मतलब समझते हो? किस फेज का मतलब किस स्टेट में, तो उसकी जो फेज होती, क्या वो लिक्विड जो सॉल्यूशन बन रहा है, जो ट्रू सॉल्यूशन है या जिसको होमोजेनियस मिक्सचर बोल रहे हैं, वो लिक्विड फेज में या सॉलिड में है या गैसेस फेज में? तो ये ध्यान रखना कि वहां पे नंबर ऑफ फेज एक होगी। जैसे आप ऐसे समझ के चलो, आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें 2 चम्मच चीनी डाली, आपने पूर्ण रूप से घोल लिया, उसमें चीनी उसमें एक तरीके से यूनिफॉर्मली थ्रू आउट हो चुकी है, पूर्ण रूप से घुल चुकी है। तो आप बताइए अब मिठास सब तरफ बराबर होगी, चाहे आप पहला सिप लें या लास्ट लें या बीच का लें? अब यहां पे ध्यान रखना, चीनी कैसी थी? सॉलिड फेज में, और पानी कैसा लिया था? लिक्विड फेज में। जब ओवरऑल आपने क्या बनाया? शुगर सॉल्यूशन बनाया, शरबत बनाया, तो शरबत कैसा बना? लिक्विड फेज में। वहां से सॉलिड फेज कहां हो गया? क्योंकि वो यूनिफॉर्मली अगर थ्रू आउट हो जाता है तो फिर वो किस फेज में रहता है? सिंगल फेज में। तो नंबर ऑफ फेज जो यहां पे होता है, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इक्वल किसके होता है? 1 के। ये हमारा कंपटीशन में भी पूछा जा चुका है फॉर होमोजेनियस मिक्सचर, नंबर ऑफ फेज इक्वल 1। क्योंकि हमने कोई भी चीज लूंगा किसी के अंदर, अगर वो लिक्विड और सॉलिड, ये लिक्विड लिया ये सॉलिड, तो ओवरऑल जब सॉल्यूशन बनेगा, जब ओवरऑल सॉल्यूशन बनेगा, तो उसकी जो फेज होगी वो एक ही फेज में होगा, चाहे वो लिक्विड में रहे, चाहे वो गैसेस में रहे, चाहे वो सॉलिड में रहे। अब मैं बात कर ले रहा हूं जल्दी से होमोजीनियस के बाद हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जल्दी से हेडिंग डाल लें, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब बच्चा कोई भी डेफिनेशन लिख सकता है, जो ऊपर लिखा था वहां आर नोट कर दो, तो इस चीज को भी आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? आ मिक्सचर is said to be a homogeneous if they are not uniformly throughout, या a mixture in which, मैं सेम बना दे रहा हूं, in which properties मैं बोला करता हूं तो उस पर भी सुना कर, properties and composition are not uniform throughout is called, the mixture is called heterogeneous मिक्सचर। तो ध्यान रखना, जो यूनिफॉर्मली एक समान रूप से घुला हो अगर प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन मिक्सचर के अंदर सब्सटेंस की, तो वो क्या कहलाता है? हेट्रोजीनस। मिक्सचर क्या होता है? when to in it containing 2 or more than 2 elements और compounds और both, मतलब सब्सटेंस में आपका एलिमेंट्स भी आ जाता है और कंपाउंड्स भी आ जाता है, दोनों प्योर होते हैं। तो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स या 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस का मतलब आइदर एलिमेंट्स और कंपाउंड और बोथ कैसे हो? इन एनी प्रोपोर्शन, केमिकली वो कैसे हो? कंबाइंड ना हो सके, पर ये किसी भी रेशियो में उसके अंदर कैसे हो? सॉल्युबल। तो किसी भी रेशियो में लेके चलेंगे, फिक्स प्रोपोर्शन बाई मास लेके चलेंगे तो कंपाउंड, और इन एनी प्रोपोर्शन बाई मास लेके चलेंगे तो मिक्सचर। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल आपने बहुत सारे देखे हैं बचपन में, जैसे घरेलू एग्जांपल लेके चलें तो मिल्क, क्योंकि इसमें फैट के साथ
फैट भी इसमें कंबाइंड होता है। मिल्क के साथ और बताइए जल्दी से। आप पेंट घर में जो कराते हैं, पहनने वाली नहीं, इंक लेके चलते हैं, सॉइल, डस्ट, आप जानते हैं डस्ट। और बताइए और कौन सा ले सकते हैं आप? फायर छोटी क्लास में आप 9th 10th में और पढ़ेंगे, कॉलॉइड्स, ठीक है, कॉलॉइड्स। और बताइए सस्पेंशन, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन इसमें आया तो कॉलॉइड्स और सस्पेंशन इसमें आ जाएगा, ठीक है, जिनमें पार्टिकल का साइज यहां से ज्यादा होता है, सस्पेंशन, ETC। तो एक बार जल्दी से आप इसको देख लें। तो उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या साथ में मैं बोलता जा रहा हूं तो आप लिख रहे होंगे, ठीक है ना। एक बार यहाँ पे यार होमोजीनियस में एन ही सही लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सही कर लें, स्पेलिंग थोड़ा चेक करते हुए चलें, ठीक है ना। छोटी मोटी गलती अगर हमसे हो रही तो आप पे भी हो सकती है। तो यहाँ पे आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर को पढ़ा। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्योर सबस्टेंस क्या होते हैं, प्योर सबस्टेंस में हमारे पास एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स को फिजिकल और केमिकल का प्रॉपर्टीज के बेसिस पे 3 पार्ट में, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो मैंने आपसे कहा था कि छोटी क्लास में आपने पढ़ा, अगर आपने मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड के बारे में पढ़ रखा और प्रॉपर्टीज, तो एक बार इसको वापस से जाके रीड आउट करें। और अगर आपके पास नहीं है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स तो मेरे को बताएं, तो मैं छोटी वीडियोस के लिए भी आपको बना के दूंगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा आज के वीडियो लेक्चर में? आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि एलिमेंट्स के बाद हम लोग कंपाउंड पढ़ा। कंपाउंड्स में भी हम लोगों ने पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अर्लियर डेफिनेशन दोनों की क्या थी, मॉडर्न डेफिनेशन दोनों की क्या है। इसके साथ साथ हमने इनको पहचानने के बारे में सीखा। उसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा? मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर के 2 पार्ट, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस क्या होते हैं, और इनको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हमने बहुत कुछ पढ़ा, और उम्मीद करता हूं जैसे जैसे आप जुड़ते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको, जो नए बच्चे इसको देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करके पहले बेल आइकन को प्रेस करें, और जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको समय पे, और लगातार कंसिस्टेंसी से क्लास इसी तरीके से बढ़ती रहेगी। बस आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप इस चीज़ को इस चैनल के द्वारा पढ़ रहे हैं, जिससे मुझे भी थोड़ा सा हौसला मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। और एक चीज़ यहाँ पे नंबर ऑफ फेज, अगर इसमें एक चीज़ और बना सकते हैं हम यहाँ पे, अगर होमोजीनियस की जगह हेट्रोजीनियस की मैं बात करूँ तो ध्यान रखना है, अगर मैं हेट्रोजीनियस की मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ जो फेज होते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू होते हैं। मतलब कि यहाँ पे फेज 2 फेज में भी हो सकता है और 2 से ज़्यादा फेज में भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक ही फेज में होता है। तो ये चीज़ भी कंपटीशन में पूछी गई थी। तो आपने समझा कि आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो साथ वाले बच्चे हैं उनको शेयर करना है वीडियो। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और आपको इसी तरीके से ये चीज़ें मिलती रहें लगातार। मैं आपको ये भी सिखा रहा हूं एक्चुअल में नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। ऐसा ही नहीं कि मैंने एलिमेंट्स लिखा, अब एलिमेंट्स में केवल बता दिए एक काइंड के पार्टिकल होते हैं जिसमें हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, और मैं ओरली बता दूँ। नहीं, आपको कैसे नोटबुक में लिखना, कैसे पेपर में स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है, इस तरीके से मैं पढ़ा के चल रहा हूँ कि आपके नोट्स प्रॉपर वे में तैयार हो रहे होंगे और आपको बेहद खुशी भी मिल रही होगी। उम्मीद है आपको समझ में प्रॉपर वे में आ रहा होगा। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं आपको कैसा लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने साथ वालों को शेयर करें, जिससे वो सब्सक्राइब कर सकें और बेल आइकन को प्रेस कर सकें। और एक चीज़ है कि आप लोग घर पे स्वस्थ मन से, अब आपको ज़रूरत है स्वस्थ मन से बस पढ़ने की, पर अपने आप को स्वस्थ रखने की ज़रूरत है। तो बस स्वस्थ मन से पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।